नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। देश भर में बीजेपी करेगी बड़ा कार्यक्रम। जी हां, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम होगा। 30 मई से 30 जून तक देशव्यापी कार्यक्रम होगा। मेगा आउटरीच प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। 23 जून को 10 लाख बूथ पर कार्यकर्ताओं वीसी से संबोधित करेंगे। 51 बड़ी रैलियों का आयोजन बीजेपी करेगी। लोकसभा स्तर पर भी रैलियां होंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए पवन गौड़ हमारे साथ दिल्ली संवाददाता जुड़ गए हैं। पवन, बड़ा कार्यक्रम सरकार करने जा रही है, बीजेपी बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है 9 साल पूरे होने पर। कितना खास ये रहेगा, कितना ऐतिहासिक रहेगा और किस तरह की तैयारियां इसके लिए? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी एक बड़ी तैयारी कर रही है पूरे देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन करके। तो ऐसे में पार्टी ने ये आदेश दिया है पूरी अपनी सभी स्टेट यूनिट्स को कि 30 मई से लेकर 30 जून तक पूरे देश भर में एक मेगा आउटरीच प्रोग्राम चलाया जाए। तमाम तरह के कार्यक्रम किए जाएं, चाहे वो पार्टी स्तर की बात हो या सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर अलग अलग तरह के कार्यक्रम करने की बात हो। इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी रैली करके करने वाले हैं। संभवतः वो रैली की अभी तारीख जो है वो तय नहीं हुई है। वो 30 या 31 मई को वो रैली हो सकती है। उसके बाद में प्रधानमंत्री 23 जून को पूरे देश भर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इसके अलावा पूरे देश भर में बीजेपी 51 बड़ी रैलियों का आयोजन करेगी। इन रैलियों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम देश के बड़े केंद्रीय मंत्री, तमाम जो उनके बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें हैं उनके मुख्यमंत्री, तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष और तमाम जो बड़े नेता हैं उन सब रैलियों में आयोजनों में शामिल होंगे। उसके अलावा जो सभी सांसद हैं बीजेपी के वो अपने लोकसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम करेंगे। उनको भी पूरे 1 महीने तक लगातार लोकसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम करने को बोला गया है। इसके अलावा जो छोटे छोटे तमाम नुक्कड़ रैलियां हो या नुक्कड़ सभाएं हो उसका भी आयोजन बीजेपी पूरे देश भर में करने जा रही है। यानी कि 9 साल के जश्न के साथ साथ बीजेपी ने जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर भी इस पूरे कार्यक्रम को देखा जा रहा है। पूरे कर्नाटक के जो चुनाव परिणाम आए उससे बाहर निकल के तुरंत बीजेपी जो है वो एक्शन मोड में आ गई है। पूरे 9 साल के जश्न में और पहले मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी शुरू करने जा रही है। जी जी, ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जानकारी को साझा करने के लिए। तो देश भर में बीजेपी बड़ा कार्यक्रम करेगी। 9 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम होगा। 30 मई से 30 जून तक देशव्यापी कार्यक्रम होगा। बड़े ही उत्साह के साथ कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं, रायपुर की बात करते हैं। संविदा कर्मियों का आंदोलन स्थगित किया गया है। संविदा कर्मियों का आंदोलन 1 दिन के लिए स्थगित किया गया है। बलौदाबाजार में आंदोलन करने की अनुमति नहीं मिली है। नियमितीकरण की मांग को लेकर यह आंदोलन होना था। 16 जून को जांजगीर से अब रथ यात्रा आंदोलन की शुरुआत होगी। 3000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे संविदा कर्मी। 21 जून तक हर दिन एक जिले में प्रदर्शन होगा। रथ यात्रा 21 जून को रायपुर के तूता पहुंचेगी। भिलाई में उमड़ी दर्शकों की भीड़। आईपीएल फैन पार्क में उमड़ी दर्शकों की भीड़। स्टेडियम की तरह बैठकर दर्शक मैच का आनंद उठा रहे हैं। भिलाई में बनाया गया है आईपीएल फैन पार्क। स्टेडियम की तरह लाइट और साउंड की व्यवस्था की गई। देश के 45 चुनिंदा शहरों में बनाया गया है आईपीएल फैन पार्क। आईपीएल फैन पार्क में हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद रहे। तो फैन पार्क की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जश्न और उत्साह जो है वहां पर पहुंचे लोगों में साफ तौर से दिखाई दिया। आईपीएल फैन पार्क में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्टेडियम की तरह बैठकर दर्शक मैच का आनंद उठा रहे हैं। भिलाई में बनाया गया है आईपीएल फैन पार्क। स्टेडियम की तरह लाइट और साउंड की व्यवस्था भी की गई है। देश के 45 चुनिंदा शहरों में बनाया गया है आईपीएल फैन पार्क। आईपीएल फैन पार्क में हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद रहे।
तो भिलाई में आईपीएल फैन पार्क बनाया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। स्टेडियम की तरह लाइट और साउंड की व्यवस्था भी की गई है। देश के 45 चुनिंदा शहरों में ये बनाया गया है आईपीएल फैन पार्क। आपको बता दें कि आईपीएल फैन पार्क में हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद हैं। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। कोटा विधायक रेणु जोगी की तबीयत बिगड़ी है। रेणु जोगी रायपुर के नारायणपुर अस्पताल में भर्ती हैं। अमित जोगी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। लिखा, मई का महीना ही मेरे परिवार के लिए अपशगुन, मां के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करने की अपील की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कोटा विधायक रेणु जोगी की तबीयत बिगड़ी है। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। कोटा विधायक रेणु जोगी की तबीयत अचानक से बिगड़ी है। रेणु जोगी रायपुर के नारायण अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बता दें आपको, अमित जोगी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। लिखा, मई का महीना ही मेरे परिवार के लिए अपशगुन है। मां के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करने की अपील जो है की गई है। कोटा विधायक रेणु जोगी की तबीयत बिगड़ी है। कोटा विधायक रेणु जोगी की तबीयत बता दी आपको बिगड़ी है। अमित जोगी ने ट्वीट कर जानकारी दी। लिखा, मई का महीना ही मेरे परिवार के लिए अपशगुन है। मां के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करने की अपील उनके द्वारा की गई। बता दें, कोटा विधायक रेणु जोगी की तबीयत बिगड़ी है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक शुक्ल जुड़ गए हैं, डिप्टी एडिटर। अभिषेक, कोटा विधायक रेणु जोगी की तबीयत अचानक से बिगड़ी है। आखिर क्या हो गया उन्हें अचानक से और अभी स्थिति कैसी है? डॉक्टर्स का क्या कहना है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही अमित जोगी का ये ट्वीट, जो कि उनके बेटे हैं, उनका ट्वीट है कि उनकी मां की तबीयत बिगड़ी है और यहाँ रायपुर स्थित नारायणा में भर्ती किया गया है। डॉक्टर्स परीक्षण कर रहे हैं और डिटेल का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। तबीयत उनकी लगातार खराब चल रही थी। कुछ महीने पहले अभी वो लौटी हैं बाहर से इलाज कराकर, और उसके बाद एक बार फिर से उनकी तबीयत यहाँ पर बिगड़ी है। अमित जोगी ने ट्वीट करके लिखा कि मई का महीना अब शकुन वाला है उनके लिए। वो साफ इशारा कर रहा है कि तबीयत थोड़ी गंभीर है रेणु जोगी की। और इसी महीने में 29 मई 2020 को दरअसल उनके पिता अजीत जोगी की भी मृत्यु हुई थी और एक बार उनकी मां उसी महीने में अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर फिलहाल परीक्षण कर रहे हैं और डिटेल का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन तबीयत लगातार उनकी खराब चल रही थी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जी 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 अभिषेक, उनकी तबीयत आप जिक्र कर रहे हैं कि लंबे वक्त से खराब चल रही थी। क्या कहना था डॉक्टर्स का? उन्हें हुआ क्या है और आखिर अभी स्थिति क्या बहुत ज्यादा गंभीर है? इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई हो? अभी डॉक्टर देखिए कुछ भी फिलहाल नहीं बोल रहे हैं। परीक्षण वो कर रहे हैं इसका। और जहां तक रेणु जोगी की तबीयत की बात है तो तबीयत उनकी काफी समय से पहले भी खराब थी और यही वजह है कि बाहर भी उनको ले जाया गया था। एक लंबे समय तक उनका बाहर रहकर इलाज करवाया गया है और कई तरह की जो दिक्कतें थी उसके बाद वो लौट कर वापस आई थी, लेकिन एक बार फिर से ये तबीयत उनकी आज यहाँ पर बिगड़ी है, जिसको लेकर नारायण अस्पताल जो है वहाँ पर उनको भर्ती किया गया है। तो डॉक्टर्स के ही डिटेल का इंतजार किया जा रहा है इस वक्त कि डॉक्टर बताएं कि किस तरीके की स्थिति उनकी है। मेडिकल बुलेटिन उम्मीद है थोड़ी देर में जारी होगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। भोपाल की अब बात करेंगे, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट की गई। बदमाशों ने रेस्टोरेंट में घुसकर मारपीट की। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।
रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ और मारपीट का वीडियो सामने आया। अयोध्या नगर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर छेड़छाड़ की गई। छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट की गई है। तो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ और मारपीट का ये वीडियो सामने आया है। अयोध्या नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बदमाशों ने छेड़छाड़ की, जिसका विरोध किया गया और विरोध करने के बाद मारपीट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्वालियर की बात करेंगे, जहां पर पत्थर माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अवैध पत्थर माफिया के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने पत्थर खदान से विस्फोटक से भरी गाड़ी भी जब्त की है। 34 कार्टून में 306 जिलेटिन छड़ें, 164 डीटीएच और टीएलडी छड़ें बरामद की हैं। गिरिराज सिंह भदौरिया नाम का युवक भी पकड़ा गया है। भिंड के मोरोली का रहने वाला है गिरिराज। विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुरैना की बात करेंगे। पुलिस ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर अवैध शराब से भरी एक कार को जब्त किया है, जिसमें से करीब 1 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की गई। पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। मामला नूराबाद थाना क्षेत्र के सांक नदी पुल का है, जहां अवैध शराब से भरी हुई कार ग्वालियर से मुरैना की ओर जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूत्रों से जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर कार से 20 पेटी शराब जब्त की है। कर रहे थे, तभी मौके से सूचना मिली कि ग्वालियर की तरफ से एक गाड़ी आ रही है जो मुरैना की तरफ जा रही है। तब वहाँ पर हाईवे पर चेकिंग लगाई तो सांक नदी के आसपास फिर द्वारा जो बताया गया था उस गाड़ी को रोका गया और जब उसमें चेकिंग की गई तो 20 पेटी अवैध शराब मिली, जिसमें ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया है और शराब भी जब्त कर ली गई है। शराब की कुल कीमत लगभग 73,000 के करीब है। बिहार के घोड़ा गैंग को पकड़ने में रायपुर पुलिस को कामयाबी मिली है। आखिरकार इसमें कामयाबी मिली और ये गैंग रायपुर के 4 अलग अलग इलाकों से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे चुकी थी। पुलिस का कहना है कि ये गैंग काफी शातिर है। पकड़ाए गए सभी 4 आरोपी आदतन अपराधी हैं और वारदात करने के लिए खुजली पाउडर का इस्तेमाल किया करते थे। पुलिस ने यह भी बताया कि रायपुर ही नहीं बल्कि इन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में 24 से ज्यादा चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 सोने की चेन, 2 मोटरसाइकिल, 2,50,000 का सामान जब्त किया। गिरोह के सभी आरोपी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दिवस पूर्व रायपुर शहर के 3 थाना क्षेत्रों में सिविल लाइन में, तेलीबांधा में, देवेंद्र नगर में चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई, जिसमें विक्टिम्स महिलाएं थी। उसके ऊपर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और जो 4 आरोपी हैं उन लोगों को पकड़ा। ये चारों आरोपी कोढ़ा गैंग बिहार के कटिहार जिले के लोग हैं। ये चारों 2 बाइक जो कि चोरी की थी, उसमें फेक नंबर प्लेट्स इन्होंने छत्तीसगढ़ के एक दूसरे जिले सूरजपुर के नंबर प्लेट्स लगा करके घटनाओं को अंजाम दिया। इन 3 घटनाओं के बाद उन्होंने राजेंद्र नगर में भी एक असफल प्रयास चेन स्नैचिंग का किया था। और भी घटनाएं करने के लोग फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने गंज थाना क्षेत्र से इनको आइडेंटिफाई किया और इनको पकड़ा है। इसके अलावा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए विक्टिम्स का खुजली पाउडर भी रखते थे, उसका भी इस्तेमाल इन लोगों ने अलग अलग घटनाओं में किया है। राजधानी रायपुर में नकली पुलिस बनकर ठगी करने वाले 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी टिकरापारा के साई वाटिका में ठगी करने गए थे। स्वप्निल नाम के युवक के यहां जा रहे ठगने का प्रयास कर रहे थे। संदेह होने पर मकान मालिक और स्थानीय लोगों ने घेरा और उसे थाने लेकर गए। आरोपी शेर सिंह, दिनेश सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी दिनेश पहले यूपी में सीआरपीएफ में पदस्थ था। टिकरापारा में एक प्रकरण आया था जिसमें पुलिस के अलावा वो LIC एजेंट या किसी के नाम से वो गया था और उन्होंने झांसा देकर के ठगी करने की कोशिश की थी। उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा में देश भर में अव्वल आने वाली इप्शिता भट्टाचार्य महाराष्ट्र की ठाणे की रहने वाली हैं। इप्शिता भट्टाचार्य ने 99.75% अंक प्राप्त किए हैं। इप्शिता भट्टाचार्य ने सुलोचना देवी
सिंगारिया स्कूल में पढ़ाई की थी। इप्शिता आगे साइकोलॉजी से पढ़ाई करना चाहती है। अव्वल आने के बाद कहा कि स्टूडेंट को रिजल्ट की चिंता करने की बजाय पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। हर दिन ज़्यादा घंटे पढ़ाई नहीं किया, बट मैं जो घंटे पढ़ती थी वो अच्छे से पढ़ती थी। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब पढ़ाई कर रहे तब रिज़ल्ट के बारे में सोचना अच्छा नहीं है। तो सिर्फ काम करेंगे एंड बाद में जो होगा देखा जाएगा। खरगोन नगर पालिका की महिला सीएमओ प्रियंका पटेल पर शहर की मूलभूत सुविधाओं सहित विकास की जवाबदेही है, लेकिन खरगोन में कोरोना काल, खरगोन दंगा और स्वच्छता अभियान में हमेशा सड़क पर रहने वाली सीएमओ प्रियंका पटेल कभी मां की ममता को अपने दायित्वों के आड़े नहीं आने देती। प्रियंका पटेल का मानना है कि बच्चों की बेहतर परवरिश के दौरान कई तरह की चुनौतियां आती हैं, लेकिन एक मां को ऐसी चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, अपना दायित्व निभाना चाहिए। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि आपको ऑफिस भी संभालना है और घर पे देखने के लिए बच्चे को कोई नहीं है, तो उसको साथ में भी ले आते हैं। यहाँ पे वो अपना कुछ स्कूल का काम करता रहता है, मैं अपना काम देख लेती हूँ। ऐसे कई मौके और भी पड़े हैं, जैसे हमारे यहाँ कुछ सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उस समय भी रात भर इस तरह से जो होता था कि हम लोग अपने कार्यों में संलग्न हैं। तो ऐसे में परिवार का भी काफ़ी सपोर्ट रहता है। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, माता पिता मेरे वो लोग आ जाते हैं कुछ ऐसे विषम परिस्थितियां होती हैं तो, और बच्चे भी हमारे धीरे धीरे समझने लग जाते हैं कि मदर को बाहर भी काम है और घर पे भी काम है, तो बच्चों से भी बहुत सपोर्ट मिलता है। जहां पानी के लिए लोग हर रोज तरसते हों, वहां लंबे इंतजार के बाद बनी पानी की टंकी ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए तो क्या कहा जाएगा। अंबिकापुर से ऐसा ही मामला सामने आया है, रिपोर्ट देखिए। अंबिकापुर जनपद मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर है सद्भावना ग्राम तकिया, जहां पानी की भारी किल्लत है। हफ्ते में 3 दिन निगम का टैंकर पानी लाता है। जाहिर है इतना पानी पर्याप्त नहीं। ऐसे में मिन्नत करने के बाद यहां के लोगों को पानी की टंकी की सौगात मिली, उसमें भी भ्रष्टाचारियों ने अपना जुगाड़ सेट कर लिया। ग्रामीण कहते हैं कि लगभग 15 लाख की लागत से 35,000 लीटर की टंकी बनी थी, लेकिन बनी सिर्फ 2,000 लीटर की टंकी, जिससे ग्रामीणों में गुस्सा है। पानी का समस्या हम लोग क्या बताएं, यहाँ कम से कम 10 बोर होगा। ये जो कैंपस देख रहे हैं मेजार कैंपस, इसमें 10 बोर होगा। पूरा मोहल्ला वासी, पूरा अंजुमन कमेटी पानी के लिए तरसते हैं। नगर निगम से हम लोग को 3 दिन के लिए पानी मिलता है, वो भी कलेक्टर महोदय, जिला प्रशासन चाहे जो भी हैं, उन लोग के द्वारा 3 दिन के लिए पाइप जोड़ के पानी देते हैं। उसके बाद पानी के महा समस्या है जिसको बोलते हैं। हम लोग इसी मोहल्ला का मैं निवासी हूँ, पीछे मेरा घर है। 3 बोर कराए हैं हम, 3 बोर में भी पानी नहीं है। नल जल योजना के तहत पाइपलाइन जो लगा उसमें 1 बूंद पानी नहीं है। सरपंच साहब यहाँ हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं इस मामले में कि पानी की कितनी समस्या है यहाँ। पानी टंकी अच्छे से निर्माण नहीं हो पाया है। इसमें क्या है, जिस हिसाब से मापदंड होना चाहिए, एस्टीमेट होना चाहिए, एस्टीमेट के आधार पर कार्य नहीं हुआ है। तो बातें हुई, इसको डिस्पोजल करके दूसरा नया टंकी स्थल चयन करके ग्राम पंचायत ही स्थल चयन करेगी, क्योंकि जब इसका भूमि पूजन हो रहा था तो कमेटी द्वारा इसका स्थल चयन दूसरे जगह किया गया था, तो दूसरे जगह बनाया गया। और जहाँ पे बनाया है देख सकते हैं ऊपर पेड़ भी है, टंकी ऊपर कैसे जाएगी। शिकायत मिली तो जिला पंचायत सदस्य और कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता भी हकीकत देखने यहां पहुंचे। पाया कि जिस जगह टंकी बननी थी वहां टंकी नहीं बनी और उसके निर्माण में भारी अनियमितता बरती गई, जिसके बाद उन्होंने भी जिला प्रशासन से इस टंकी के निर्माण को शून्य घोषित करने और नई टंकी के निर्माण को कराने की मांग की। पानी टंकी बना है सद्भावना ग्राम तकिया के इस पवित्र जगह पर, तो ये टंकी का जो लेआउट हुआ और जो निर्माण हुई है वो मापदंडों के विपरीत है, ऐसा प्रथम दृष्टि में देखने से लगता है। और अब ये टंकी आगे नहीं जा सकता है। जो पेड़ है उस पेड़ पर जाके टंकी टकरा। मैं अपने तरफ से, सरपंच जी साथ में है, इस निर्माण को मैं मान के चलता हूँ, इसे शून्य घोषित किया जाए। नए जगह पर ग्राम पंचायत स्थल चयन करे और वहाँ पर नियमानुसार PHE के अधिकारियों के देख रेख में
मैं जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा कि चूंकि एजेंसी बन गया है ग्राम पंचायत, तो इसमें पीएचई के अधिकारियों के देखरेख में और तकनीकी सपोर्ट उनके माध्यम से मिले और टंकी का निर्माण, नवीन टंकी का निर्माण हो। पहली बात। दूसरी बात, इस तरीके के निर्माण कार्य जहाँ भी हमारे ब्लॉक में, हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं, उनके गुणवत्ता से समझौता नहीं की जाएगी। मैं साथ ही साथ निर्माण समिति का सभापति भी हूँ और ऐसे जब चीज़ें आएंगी तो प्रश्न उसके ऊपर उठेगा और प्रश्न उठेगा तो हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे। वैसे चुनावी साल में इस भ्रष्टाचार के खेल का खुलासा होने के बाद क्या टंकी निर्माण में अपनी जेब गर्म करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा, और अगर कार्रवाई हो भी गई तो नई टंकी कब बनकर तैयार होगी? क्योंकि भ्रष्टाचार के इस खेल में ग्रामीणों की परेशानी तो जस की तस ही है। श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18, अंबिकापुर। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही।